गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर गीता भैजई महाविद्यालय भैजई से बीए सेकेंड ईयर के लिए IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो कि मैंने इसकी स्थापना कब कैसे क्यों हुई इसके विषय में और इसके उद्देश्य के विषय में कल हमने पढ़ा था। आज इससे आगे का पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे मुद्रा कोष का ढांचा एवं प्रबंध व्यवस्था, यानी जो IMF होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या समितियां होती है, किस तरह से IMF अपना कार्य किन किन संस्थाओं के माध्यम से करती है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने आपको उद्देश्य बताए, क्योंकि किसी भी संस्था का जो उद्देश्य होता है उन्हीं उद्देश्यों को पूर्ति के लिए, उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वो संस्था अपना एक स्ट्रक्चर बनाती है, एक प्रबंध व्यवस्था बनाती है। क्योंकि IMF का उद्देश्य है अपने सदस्य देशों को आर्थिक सहायता देना, उसके जो संसाधन हैं उनकी समीक्षा करना, उनका जो भुगतान संतुलन है वो कैसा है इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना, किस तरह से उस देश का भुगतान संतुलन ठीक किया जा सकता है, उसको आर्थिक सहायता भी देना और सलाह भी देना। तो इस तरह के कार्य के लिए इसकी अपनी व्यवस्था होती है। बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जिनमें गवर्नर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं। तो ये अपना काम उन्हीं संस्थाओं के माध्यम से करती है। तो कैसे करती है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका ढांचा क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो मुद्रा कोष होता है उसकी सबसे बड़ी जो संस्था होती है वो होती है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में जितने भी इसके सदस्य देश होते हैं, वर्तमान में IMF के सदस्य देश कितने हैं, 189 यानी 189, जिसमें से नॉर्वे जो देश है वो 2016 में ही इसका सदस्य बना है। तो लास्ट इसका जो सदस्य है अभी तक वो नॉर्वे है। तो 189 देशों के जो गवर्नर्स हैं वो वर्ल्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य होते हैं। और ये जो संस्था होती है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय लेती है, यानी नीतिगत निर्णय लेती है ना। तो कहने का मतलब है सबसे बड़ी संस्था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, जिसमें हमारे भारत देश के जो वित्त मंत्री होते हैं वही इसके सदस्य होते हैं। एक व्यवस्था और है कि एक तो गवर्नर होगा और एक वैकल्पिक गवर्नर होगा। वैकल्पिक गवर्नर कौन होता है, हर देश का जो केंद्रीय बैंक होता है उसका जो डिप्टी गवर्नर होता है ना, तो वो इसका वैकल्पिक गवर्नर होता है। तो कहने का मतलब है कि अभी फिलहाल में हमारे IMF में गवर्नर कौन है, यानी गवर्नर के रूप में जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है उसकी एक संस्था, तो उसके सदस्य कौन है। तो आपको पता होगा कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की सदस्य हैं। ठीक है। अब जो दूसरी इससे जो नीचे वाली संस्था है वो है कार्यकारी निदेशक बोर्ड। कार्यकारी निदेशक बोर्ड, ये संस्था वास्तविक रूप से कार्य करती है। ये जो कार्यकारी निदेशक बोर्ड है इसके 24 कार्यकारी निदेशक हैं। जो 24 निदेशक यानी हर देश से एक निदेशक भी हो सकता है, या जो छोटे छोटे देश होते हैं उनको एक समूह बनाकर उनका एक देश प्रतिनिधित्व कर सकता है। जैसे हमारा भारत है, इंडिया है, तो उसका एक निदेशक, उसके साथ 3 देश और हैं, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। इन तीनों का एक जो निदेशक है वो हमारा भारत का है। तो भारत का प्रतिनिधित्व करता, ये 3 मतलब भारत जो प्रतिनिधित्व करता है इन तीनों
देशों का। तो इस समय जो वर्तमान में प्रेजेंट में जो कार्यकारी निदेशक हैं, इस कार्यकारी निदेशक बोर्ड के जो सदस्य हैं वो है सुरजीत सिंह भल्ला। सुरजीत सिंह भल्ला भारत से, और ये रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भी हैं। तो कार्यकारी निदेशक बोर्ड क्या कार्य करता है कि जो नीतियां बनाती है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, यानी जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो नीतियां बनाती है उसके सारे कार्यों का संपादन कार्यकारी निदेशक के द्वारा किया जाता है, इस संस्था के द्वारा किया जाता है। एक महत्वपूर्ण बात और कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग है वो 1 ईयर में एक बार होती है, यानी 1 वर्ष में एक बार होती है, और जो कार्यकारी निदेशक बोर्ड है उसकी मीटिंग 2 बार होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कार्यकारी निदेशक है वो वास्तविक रूप से कार्य करता है और जितने भी निर्णय लिए जाते हैं उनके कार्यों का संपादन इसी समिति के द्वारा या इसी बोर्ड के द्वारा किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स कि जैसे मान लीजिए कि जो IMF है वो कैसा कार्य करती है, वैश्विक स्तर पर कार्य करती है। तो वैश्विक स्तर पर कार्य करने के लिए हर देश की आर्थिक समीक्षा करना जरूरी होता है। तो ये कार्यकारी निदेशक बोर्ड सभी देशों की आर्थिक समीक्षा करके उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ओके, अब है तीसरा प्रबंध निदेशक। प्रबंध निदेशक भी एक महत्वपूर्ण संस्था है इसकी, और इसकी जो MD होती है यानी CEO होती है वो इसकी इस कार्यकारी निदेशक बोर्ड की अध्यक्ष होती है, जो कि इसके मुख्यालय वाशिंगटन DC में बैठती हैं। इस समय जो मैंने बताया था कल आपको, इस समय प्रबंध निदेशक यानी MD जो है वो कौन है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा 1 नंबर के यानी 2 नंबर के सवाल में ये पूछ लिया जाता है कि IMF की अध्यक्ष कौन है। तो IMF की इस समय जो वर्तमान प्रेजेंट में जो अध्यक्ष यानी MD है या CEO है वो है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। अन्य एक समिति होती है अंतरिम समिति। तो इस समिति का काम होता है सलाह देना, यानी जो कार्यकारी निदेशक हैं और जो हमारा जो प्रशासक बोर्ड है उनको सलाह देना, उनको एडवाइस देना। कि एडवाइस किस तरह से देती है कि उस देश की आर्थिक स्थिति ऐसी चल रही है, इसको लोन दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। तो इस तरह की सलाह देते, निर्णय नहीं लेते। निर्णय तो कौन लेती है, बोर्ड ऑफ गवर्नर, सबसे हाई लेवल की जो संस्था है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, वो निर्णय डिसीजन सारे वो लेती है, लेकिन जो सलाह एडवाइस देने का कार्य है वो अंतरिम समिति करती है। तो इसका काम जो अपने सदस्य देश हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को, उनकी इकोनॉमिक पोजीशंस को देखकर ये उसके बारे में सलाह देती है कि इसकी आर्थिक स्थिति ऐसी चल रही है, इसका भुगतान संतुलन अनुकूल है या प्रतिकूल है, इसको दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, किसी भी प्रकार का ऋण, किसी भी प्रकार का लोन दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, इसकी सलाह देती है, निर्णय लेती है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ओके स्टूडेंट्स, फिर है आपकी विकास समिति। ये विकास समिति जो है वो वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक और IMF की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक संयुक्त समिति होती है। इसके जो सदस्य होते हैं वो इसके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जो क्या कहते हैं अधिकारी होते हैं यानी जो गवर्नर होते हैं उसके 22 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। और यह भी संस्था विकास यानी जो विकासशील देश है, जैसा कि इसका नाम है विकास समिति, तो ये संस्था किसी भी विकासशील देश के लिए उसकी समीक्षा करके ये निर्णय लेती है कि इस देश को
ऋण दिया जाना चाहिए, कितना दिया जाना चाहिए, कैसे दिया जाना चाहिए, किस बात के लिए दिया जाना चाहिए, यानी ऐसा कोई वहाँ क्या विकास के लिए, विकास से संबंधित क्या कार्य हो रहा है कि उसके लिए इसे ऋण दिया जाना चाहिए। विकास के लिए जैसे मान लीजिए विकासशील देश है तो उसे अपना एक एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक बहुत बड़े निवेश इन्वेस्टमेंट की नीड होती है ना। तो उसके लिए जैसे मान लीजिए सड़कें बनवाना है तो एक बहुत बड़े एक लार्ज स्केल में इन्वेस्टमेंट की नीड होगी, आवश्यकता होगी। तो रोड बनवाने के लिए शक्ति के साधन है ना, उनको सेटअप करने के लिए, बिजली पानी की व्यवस्था करने के लिए एक बहुत बड़ी मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है। तो ये विकास समिति निर्णय लेती है कि इसको दिया जाना चाहिए या नहीं दिया चाहिए। तो इस तरह से इसकी जो 5 समितियां के माध्यम से ये मुद्रा कोष अपना कार्य करती है। दूसरी बात यह है स्टूडेंट्स की, ये जो मैंने बताया आपको कार्यकारी निदेशक बोर्ड है ना, इसमें 24 निदेशक होते हैं, लेकिन 5 निदेशक ऐसे हैं जो रिजर्व होते हैं यानी स्थायी होते हैं, है ना। तो वो कैसे, वो क्यों रिजर्व होते हैं? जिन देशों का कोटा सबसे ज्यादा होता है उन देशों के जो मेंबर हैं वो इसके स्थायी सदस्य होते हैं, है ना। वो किसी भी बात का निर्णय लेने के लिए उनकी वोटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। तो वोटिंग पावर अगर हम देखेंगे कि किसी देश को वोटिंग पावर देने का अधिकार कैसे होता है, तो हमने बताया था कि जितना जिस देश का अंशदान होता है, जिस देश का जितना कोटा होता है, उस देश को वोटिंग पावर उतना ही ज्यादा मिला होता है। तो अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको एक स्थिति से क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारे भारत देश की स्थिति क्या है। इस कार्यकारी निदेशक बोर्ड में क्या हमारा भारत देश इसका रिजर्व मेंबर है? तो अभी हम देखेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा। अगर हम इसका कोटा देखेंगे तो अभी हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या है स्थिति। देखिए यहाँ मैं देश लिखूंगी, यहाँ इन देशों का अंशदान मिलियन डॉलर में, यहाँ प्रतिशत में, और यहाँ रैंक। चीन का है 30,482.9 और प्रतिशत है इसका 6.4। इंडिया का है 13,114 और प्रतिशत है इसका 2.7। जापान का है 30,820.5, इसका है 6.48। यूएस का है, अमेरिका का है
82,994 और इसका प्रतिशत है 17.4। यूके का है, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का है 20,155.1 और इसका प्रतिशत है 4.24। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक तालिका के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश की है कि जो IMF की जो कुल अंशदान होता है, टोटल जो संपत्ति होती है, उसमें किस देश का कितना अंशदान है, किस देश का कितना कोटा निश्चित है। तो हम देखेंगे सबसे पहले अमेरिका, यूएस, अमेरिका का कोटा कितना है 82,994 मिलियन डॉलर, है ना। तो ये एक बहुत ही बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ा एक लार्ज अमाउंट है ये। तो यहाँ पर अगर हम प्रतिशत देखें कि 100 में से 70 रुपए कौन दे रहा है, अमेरिका दे रहा है ना। तो अमेरिका का प्रतिशत सबसे ज्यादा 17% है अमेरिका का, तो इसलिए इसको वोटिंग पावर का अधिकार भी सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी रैंक क्या है, फर्स्ट नंबर पर। अमेरिका की रैंक क्या हुई, फर्स्ट पर। कोटा में सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पर है, ये सबसे ज्यादा अंशदान देता है। फिर हम देखेंगे कि चीन और जापान, चीन और जापान की स्थिति थोड़ी मतलब टक्कर की है। चीन का जो अंशदान है वो 30,482.9 मिलियन डॉलर है और जापान का है 30,820। तो इसका मतलब यह पहले चीन सेकंड नंबर पर था, लेकिन 2020 के सर्वेक्षण से पता चला है कि जापान जो है वो सेकंड नंबर पर आ गया है और इसका प्रतिशत है 6.48 का। तो इसका मतलब सेकंड नंबर पर जापान है, फिर है चीन थर्ड नंबर पर। उसकी जो टोटल जो मिलियन डॉलर है वह 30,482.9, तो ये थर्ड नंबर पर आ गया है ना। उसके बाद में ब्रिटेन, इसकी कितनी है 20,155, तो ये फोर्थ नंबर पर है। और अगर हम भारत का देखें, इंडिया का अगर हम देखें तो कितनी है 13,114 पॉइंट, यानी जो टोटल परसेंट है उसका केवल 2.7% है। तो हमारे भारत का 8वीं रैंक है, अभी तक हमारे भारत की 8वीं रैंक है, 8वें पायदान पर है हमारा भारत देश। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन 5 देशों को वोटिंग पावर का अधिकार है, यानी जो भी निर्णय बैंक ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो मैंने बताया था आपको, जो प्रशासक मंडल, जो उसकी सबसे हाई लेवल की जो समिति है, उसमें इस वोटिंग पावर का अधिकार इन 5 देशों को है। तो अब हमारे देश की, चूंकि हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, तो बहुत ज्यादा इसकी अर्थव्यवस्था जो है अब आगे सुदृढ़ होती जा रही है, मजबूत होती जा रही है। तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती सीतारमण जी, निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने रिक्वेस्ट करी है IMF से कि हमारा कोटा बढ़ाइए, क्योंकि हर 5 साल बाद इस कोटे की समीक्षा होती है, यानी हर देश की आर्थिक समीक्षा होती है। और अगर वो कोटा बढ़ा सकता है, यानी इतना समर्थ है वो देश कि उसका कोटा बढ़ाया जा सकता है, तो उसका कोटा बढ़ा दिया जाता है, उसको वोटिंग पावर का भी अधिकार दे दिया जाता है। तो अभी हमारी रिक्वेस्ट की है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो अभी तक कोटा बढ़ाया नहीं गया, क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कतें आती रहती हैं कि अगर इंडिया का कोटा बढ़ा दिया तो इंडिया को पावर मिल जाएगी, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो आज का जो टॉपिक था आपका मुद्रा कोष का, तो आपका ये जो आपके उद्देश्य, उसके कार्य, इसका जो प्रबंध व्यवस्था है, उसको लेकर मैंने आपको इसको कंप्लीट करा दिया है। एग्जाम की दृष्टि से BA सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए दैट्स एफिशिएंट, ये इतना पर्याप्त है। तो आज की आपकी क्लास यहीं क्लोज होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कल मिलेंगे।